नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ बिल्कुल, ये किताब जिसने फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर कई लोगों की सोच बदली है। सही कहा। और आज हम इसी के जो मुख्य विचार हैं, जो कोर टीचिंग्स हैं, उन्हीं पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये सारी बातें सीधे किताब से ही ली गई हैं। तो कहानी शुरू होती है लेखक के बचपन से। उनके दो पिता थे एक तरह से। एक उनके असली पिता, पढ़े लिखे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। हाँ, जो जॉब सिक्योरिटी और सैलरी पर ज्यादा फोकस करते थे। बिल्कुल। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड। वो एक एंटरप्रेन्योर थे। और उनका नजरिया एकदम अलग था। वो सिखाते थे कि भाई एसेट्स कैसे बनाओ, पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। एग्जैक्टली। और यही मेरे ख्याल से किताब का सेंट्रल आइडिया भी है ना? हाँ बिल्कुल यही है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। ये पूरा फोकस आप कह सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पर है। और ये किताब कितनी पॉपुलर हुई, इसका अंदाजा इसी से लगा लें कि दुनिया भर में कोई 3 करोड़ 20 लाख कॉपीज बिकी और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर लिस्ट में भी 6 साल से ज्यादा रही। जबरदस्त। तो चलिए इसके पहले और शायद सबसे बुनियादी सबक पर आते हैं। वो क्या है? देखिए, सबसे अहम है वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन, जो हमें अक्सर स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। सही बात है। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि आपको एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी देनदारियों के बीच का फर्क समझना होगा। अच्छा। हाँ, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है। और लायबिलिटी वो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे आपकी कार का लोन या क्रेडिट कार्ड का कर्ज। तो अमीर बनना है तो एसेट्स जमा करने पर ध्यान देना है, लायबिलिटीज कम करनी है। बिल्कुल सही। फोकस एसेट्स बढ़ाने पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक पेच है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने एसेट खरीदी है, पर वो असल में लायबिलिटी होती है। जैसे शायद अपना घर। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। कियोसाकी के अनुसार अगर आपका घर आपको कमाकर नहीं दे रहा, किराया नहीं आ रहा, या उसकी वैल्यू बढ़ने की बजाय आप पर होम लोन और मेंटेनेंस का बोझ ज्यादा है, हाँ, तो वो एक लायबिलिटी है टेक्निकली। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, और इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है, वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उसका क्या मतलब है? हाँ, हालांकि वो दूसरी किताब में ज्यादा डिटेल में है, पर यहाँ उसका जिक्र आता है। ये ESBI क्वाड्रेंट है। ESBI? हाँ, E मतलब एम्प्लॉय, जो नौकरी करता है। S मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर, जैसे कोई डॉक्टर या छोटा दुकानदार। ओके। B मतलब बिजनेस ओनर, जिसका एक बड़ा सिस्टम है जो उसके बिना भी चलता है। और I मतलब इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसा बनाता है। किताब कहती है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको E या S से निकलकर B और I क्वाड्रेंट में जाना होगा। बिल्कुल। जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए नहीं। ये एक बड़ा शिफ्ट है सोच में। और एक और दिलचस्प बात किताब में है कि कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। हाँ, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। ऐसी नौकरी या काम चुनो जहां आपको जरूरी स्किल सीखने को मिले। स्किल्स जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लोगों को मैनेज करना, लीडरशिप। ये स्किल्स आपको बाद में B या I क्वाड्रेंट में जाने में मदद करती हैं, भले ही शुरू में सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। ओके। ये लॉन्ग टर्म गेम है। ज्ञान को पैसे से ऊपर रखना। लेकिन इसमें रिस्क भी तो है। लोग डरते हैं ना अक्सर। बिल्कुल डरते हैं। और यही पुअर डैड और रिच डैड का फर्क दिखता है। पुअर डैड फाइनेंशियल रिस्क से डरते थे, हमेशा सेफ खेलना चाहते थे। हाँ। जबकि रिच डैड ने सिखाया कि डर लगना तो नेचुरल है, पर डर के आगे जीत है, वो भी ज्ञान के जरिए। आप जानकारी हासिल करके, सीख कर रिस्क को मैनेज कर सकते हो, कम कर सकते हो। अच्छा। इसीलिए लगातार सीखना बहुत जरूरी है। किताबें पढ़ना, सेमिनार अटेंड करना, आजकल तो पॉडकास्ट हैं, कोर्सेज हैं। नॉलेज आपका डर कम करती है। सही कहा। सीखते रहना तो बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर आप भी ऐसी ही जानकारी और चर्चाओं से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बिल्कुल। लेकिन एक बात और, इस किताब की आलोचना भी हुई है ना? ऐसा नहीं है कि सब लोग इसकी बातों से सहमत हैं। हाँ, ये बताना भी जरूरी है। जहां विल स्मिथ जैसे बड़े नामों ने इसकी बहुत तारीफ की है, वहीं जॉन टी रीड जैसे कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने इसे काफी क्रिटिसाइज किया है। रीड ने तो यहाँ तक कहा कि ये सबसे बेवकूफी भरी फाइनेंशियल सलाह वाली किताबों में से एक है। अरे हाँ, और कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि सलाह थोड़ी वेग है, अस्पष्ट है, ठोस कदमों के बजाय बस बड़े बड़े सिद्धांत बताती है।
तो मतलब अलग अलग विचार हैं इस पर। जी। हमारा काम यहाँ सिर्फ किताब में जो लिखा है और उससे जुड़े जो अलग अलग नजरिए हैं वो सामने रखना है। फैसला तो पढ़ने वाले को खुद करना है। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो रिच डैड पुअर डैड का सार क्या निकलता है? सार यही है कि दौलत सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती। दौलत आती है पैसे को समझने से, उसे सही तरह से मैनेज करने से और उसे बढ़ाने से। संपत्ति बनाने पर फोकस करना, लगातार सीखते रहना और हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। सोच बदलने वाली बातें हैं ये वाकई। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। आज आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए या अपनी पहली असली एसेट बनाने की दिशा में कौन सा एक छोटा सा सोचा समझा कदम उठा सकते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। अच्छा सवाल है, इस पे जरूर सोचिएगा।